गाइस, कैसे हो यार सब लोग। आज से हम एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जितने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे और उसके साथ साथ जितना एक्स्ट्रा जो होता है, जो ज़रूरत हो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, हम वो भी पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में पढ़ा रहा हूँ फिजियोलॉजी। अगर तुम लोग को लगता है कि हाँ वर्थ इट है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन लेक्चर्स को बनाने में, सारे पीडीएफ्स को बनाने में, सारे जितने स्लाइड्स हैं उनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो उसके बदले अगर थोड़े से सब्सक्राइबर्स बड़े हुए दिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो आज हम जानेंगे कि लंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं, कैपेसिटीज क्या होती हैं। इसके साथ साथ हम रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वो भी जानेंगे, और साथ में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्या होते हैं वो भी हम पूरा पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन टू दिस टॉपिक। सो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, सबसे पहला टॉपिक हम यही पढ़ने वाले हैं। देन सेकंड हम पढ़ेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। देन नेक्स्ट हम रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो समझेंगे। ये सारे जो होते हैं यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉमनली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं इन सब में से क्वेश्चंस पूछती हैं, भले वो 5 मार्क्स के हो या 2 मार्क्स से, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इनमें से 5 या 2 मार्क्स में ही आते हैं। तो आज हम इसको जानेंगे। उसके साथ साथ तुम लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। वहां पे जो है हम पढ़ाई से हटके थोड़ी फन एक्टिविटीज करते हैं। लाइक करता तो मैं हूँ सारी चीजें, तुम लोग उसको देख करके हंस सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ अगर तुमको फ्री नोट्स चाहिए तो जा करके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। बिल्कुल वहां पे सारी जो स्लाइड्स में डाल रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री में तुमको मिलेंगी, ठीक है। सो और इसके साथ साथ मैं जल्द ही नोट्स जो होते हैं एक प्रॉपर एक सिस्टमैटिक वे में सारे टॉपिक्स के लेके आने वाला हूं। तो चैनल पे बने रहो तो तुम लोग को सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ साथ अपडेट्स मेनली तुम लोग को इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, तो तुम लोग जाकर के जरूर से उसको फॉलो करो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को द अनफिल्टर्ड मेडिको नाम से। ओके, सो लेट्स बिगिन टू दिस टॉपिक, pulmonary function test. Let us first understand what are pulmonary function tests. Okay, so pulmonary function tests are also known as lung function test. बेसिकली क्या होते हैं ये हमारे जो लंग्स होते हैं उनकी कैपेसिटीज को नापने के लिए, उनकी फंक्शनिंग को नापने के लिए होते हैं। सो pulmonary function टेस्ट जो होते हैं हमारे लंग्स की कैपेसिटीज एंड उनकी वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी हम वॉल्यूम्स निकालते हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम हो गया, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम हो गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, ये सारी वॉल्यूम्स जो होती हैं हम इन्हीं फंक्शन टेस्ट के बेसिस पे हम निकाल पाते हैं। इसमें हम दोनों नॉर्मल वैल्यूज एंड साथ साथ में एबनॉर्मल, यानी कि जो भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से या फिजियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से जो ऑल्ट्रेशन आया है वॉल्यूम्स में, उनको पता करते हैं। ऐसे एडवांटेज क्या होता है, जो भी हमारे पास पेशेंट कंप्लेंट्स लेकर के आ रहा है हम उनको मेजर करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डायग्नोसिस हो सकता है इस कंडीशन को लेकर के। ओके, सो दीज टेस्ट मेजर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लंग फंक्शन इंक्लूडिंग द वॉल्यूम ऑफ द एयर ऑफ द लंग्स, can hold the rate of airflow in and out of the lungs, and the efficiency of gas exchange between the lungs and the bloodstream. So with pulmonary function test we can not only measure the gases exchanged between the lungs and the environment, but we can also know about the gases that are exchanged between the blood and the lungs, or the alveoli I should say, and also the rate of in and outflow of the gases. So and also the efficiency of the lungs are also known. So यहाँ पे हमको क्या देखने मिल रहा है कि दिस इज अ स्पायरोमीटर। ओके, दिस इज अ स्पायरोमीटर, दिस इज अ स्पायरोमीटर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो स्पायरोमीटर ये दिख रहा है, ये क्या है, हमारे टेक्नीशियन है जो मॉनिटर कर रहे हैं, और ये है हमारा पेशेंट। सो ओवर हियर इज अ पेशेंट, एंड आप एक चीज नोटिस करो कि इनके जो नोज है उस पर क्लिप लगा हुआ है ना। ये क्लिप क्यों लगाते हैं हम ये क्लिप इसलिए लगाते हैं क्योंकि कोई गैस ऐसा ना हो कि नोज के थ्रू निकल जाए, क्योंकि हमको मेनली इसको मेजर करना होता है। तो हम मेजर करने के लिए हम माउथ पीस का यूज करते हैं, और अगर गैसेस नोज के थ्रू अगर निकल जाएंगी या इनहेल हो जाएंगी तो ये सब जो होता है ऑल्टरेशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। ऑल्टरेशंस, सॉरी मैंने एम बना दिया है, ऑल्टरेशन। ओके, सो ऑल्टरेशंस को मिनिमाइज करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने नोज क्लिप लगा दी है, क्लियर। और ये थोड़ा एडवांस चीज़ का हो सकता है ना, किसी और ज़्यादा बड़ी फैसिलिटी में होगा, बड़े हॉस्पिटल में होगा, तो ये वहाँ पे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो रहे हैं, क्लियर। ओके, अब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट क्यों करते हैं।
what is the purpose of performing pulmonary function test? We perform pulmonary function test to measure the different volumes and capacities. Okay, always remember capacities are a mixture. Either it can be a sum or it can be a difference of different volumes. So capacities are mixture, or we can say sum or difference. It can either be a sum or it can either be a difference of different volumes. For example, we have tidal volume, we have inspiratory reserve volume, we have expiratory reserve volume, है ना? But these are just the volumes. Okay, these are three main volumes. And उसके बाद आती है हमारी वाइटल कैपेसिटी आती है, हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आती है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है. So ये कैपेसिटीज जो होती है ये इन सभी के सम से बनती है. क्लियर? Okay. So lung volumes refer to the various amounts of air in the lungs at different phases of the breathing cycle. क्या होता है, हम इंस्पायर भी करते हैं, हम एक्सपायर भी करते हैं. ओके, है ना? जैसे मैंने जिसको मैं बोलूंगा सिंपल टर्म्स में, तो सांस लेना एंड सांस छोड़ना. सो इन सभी फेजेस में जो भी हम एयर ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट कर रहे हैं वो सब लंग वॉल्यूम्स कहलाती हैं. एंड these volumes are measured using pulmonary function tests that provide important information about lung function and respiratory health. कि हमारे लंग्स की हेल्थ कैसी है, हमारा कोई एल्वियोलाई डैमेज तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से गैस लीक हो रही हो, या फिर डिफ्यूज नहीं हो पा रही हो प्रॉपरली. ये सब हमारे ये सब हमारा पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मेजर करते हैं. एंड ये हमको रिजल्ट्स के तौर पे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज निकाल के देते हैं. ओके, सो अब हम एक एक करके सारी लंग वॉल्यूम्स को समझेंगे एंड कैपेसिटीज को समझेंगे. तो लंग वॉल्यूम्स में सबसे पहली होती है हमारी टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम of air inspired or expired. It can be either during inspiration or it can be during expiration. During normal breathing at rest. For example, आपके पास कोई पेशेंट आया एंड वो आपने उसको बोला कि आप थोड़ी देर को बैठो, मैं आपको फिर बाद में एग्जामिनेशन करूंगा. आप उसको क्या बोलोगे कि पेशेंट से आप बोलोगे कि तुमको एक नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है. जैसे एट सिटिंग कंडीशन, जो हम एकदम रेस्ट पे हैं ना, हम ध्यान दे रहे होते हैं अपनी सांसों के ऊपर, तब हम उसको बोलेंगे कि आप एक नॉर्मल ब्रीथ लेकर के हमारा जो पुल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, जो हमारा स्पायरोमीटर है. एक्चुअली क्या होता है स्पायरोमीटर में, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. सो फॉर एग्जांपल ये स्पायरोमीटर है, इसमें जो मार्किंग्स बनी हुई है, ऐसे ही हमारे स्पायरोमीटर पे भी मार्किंग्स होती हैं डिफरेंटली. एंड एक सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो लिफ्ट अप होता है हमारे एयर की वजह से, तो उसको हम उस मोमेंट पे मेजर करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मेरा स्पायरोमीटर नॉर्मल यहाँ से शुरू हो रहा है, उसका जो कंटेनर होता है अंदर का पार्ट जो भी होता है, सो इंस्पायर करा मैंने और वो पहुंच के इतने पे आया वॉल्यूम पे. ठीक है, मैंने मार्क करा, फॉर एग्जाम्पल ये 800 से 600 के बीच में आया. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 700 पे आया, तो मैं बोलूंगा कि ये जो वॉल्यूम थी अभी इस मोमेंट पे वो 700 थी. क्लियर? ऐसे ही हम स्पायरोमीटर का यूज करते हैं सारी डिफरेंट कैपेसिटीज को नापने के लिए. ये तो बहुत बेसिक होता है, बहुत एडवांस भी होते हैं जो डिजिटली सब मेजर कर लेते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एट रेस्ट. जब पेशेंट हमारा एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल बैठा हुआ है, तब हम उसको बोलेंगे कि एक नॉर्मल ब्रीथ लेकर के उसको छोड़ो आप. अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीलीटर्स पर ब्रेथ ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग एट रेस्ट. जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो एकदम नॉर्मल, जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब आप ध्यान भी नहीं दोगे ना, तो आप जो एयर इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हो वो अप्रोक्सीमेटली 500 ml के आसपास होगी. क्लियर? ओके. सेकेंड वन इज आर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर that can be forcibly inhaled after a normal inspiration. Approximately 300 to 3500 ml, sorry 3000 to 3500 ml होती है इसकी वैल्यू. क्या है अभी ये समझते हैं थोड़ा. मैं ना थोड़ा समझाता हिंदी में इसलिए हूँ ताकि सभी को समझ में आ पाए, क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम इंग्लिश में चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि हिंदी में जाकर के हम उसको समझते हैं, बिकॉज हमारी मोस्ट कॉमनली लैंग्वेज क्या होती है, हिंदी होती है. तो मैं हमेशा दोनों ट्रांसलेट करता हूँ, इंग्लिश में भी हिंदी में भी. सो अब इसको समझते हैं क्या होता है. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आप सभी ने एक
नॉर्मल ब्रीथ लिया, ठीक है, आप सभी ने एक नॉर्मल ब्रीथिंग लिया। अब इस नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद आप जो भी और एयर अंदर लोगे उसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक नॉर्मल ब्रीथ लिया, अब इसके ऊपर मैं और जितनी एयर ब्रीथ करूंगा, जैसे तो ये मेरी थी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज नॉर्मल के अलावा, मैं नॉर्मल प्लस नहीं बोल रहा हूं, हम उस पर भी आएंगे। नॉर्मल प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, याद रखना, ठीक है, अभी आएगा ये भी। सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज एयर इंस्पायर्ड आफ्टर अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ एयर हैज बीन इंस्पायर्ड। क्लियर? ओके, एडिशनल होती है ये, उसके ऊपर होती है। ओके, सिमिलरली हमारी एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम होती है। ओके, सो एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम इज द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। फोर्स के साथ आप और जो एयर एक्सेल आउट कर सकते हो वो हमारी एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने नॉर्मल ब्रीथिंग करी, ब्रीथ आउट करा, नॉर्मल ब्रीथ आउट करा, इसके बाद मैं और क्या एयर ब्रीथ आउट कर सकता हूं उसको मैं एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम बोलूंगा। फॉर एग्जांपल, अप्रोक्सीमेटली ये होती है हमारी 1000 टू 1200 मिलीलीटर्स। ठीक है, क्या हुआ? नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करा, उसके बाद जो मैं और एडिशनल एयर एक्सेल आउट कर सकता हूं वो होती है हमारी एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम ये जो होती है द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपिरेशन। मैंने फोर्सिबली एक्सेल आउट कर दिया पूरा, मैंने एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम भी खाली कर दी है मेरी, उसके बाद जो लंग्स में एयर बची है मेरे उसको मैं रेसिडुअल वॉल्यूम बोलूंगा। दिस रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नेवर बी एक्सचेंज। ओके, कैन नेवर बी एक्सचेंज। ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर होती है जो हमेशा हमारे एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है। एल्वियोलाई हमारे लंग्स की जो एकदम बेसिक यूनिट होती है उसको बोलते हैं, उसमें जो हमेशा एयर प्रेजेंट है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर? दिस इज एयर एसेंशियल टू प्रिवेंट लंग कोलैप्स एंड इट इज नॉट मेजरेबल थ्रू स्पायरोमीटर। अप्रोक्सीमेटली 1200 टू 1300 ml इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये वॉल्यूम हम मेजर क्यों नहीं कर पाते हैं? ये क्योंकि हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगी, ये कभी बाहर आएगी ही नहीं एल्वियोलाई से। सो आई होप इट इज क्लियर कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है। ओके, नाउ इंस्पेक्टिव कैपेसिटीज, अब हम कैपेसिटीज को पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, सो पहली है हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। इट इज द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 3500 टू 4500 मिलीलीटर्स ये होती है। क्या होता है? हमने नॉर्मल एयर ब्रीथ आउट कर दी, ठीक है, अब इस मोमेंट पे मेरे लंग्स में सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्रेजेंट है, लेकिन उसके ऊपर ना टाइडल वॉल्यूम है और ना ही मेरे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। क्लियर? सो अब मैं जब ब्रीथ इन करना शुरू करूंगा, सबसे पहले मेरी जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये, इसके ऊपर पहले मेरी टाइडल वॉल्यूम भरेगी एंड देन उसके बाद जो मेरी वॉल्यूम भरेगी वो होगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को मिला करके टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला करके मैं बोलूंगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मेरे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी एयर इनहेल कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हमारी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। इट इज द सम ऑफ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। मैंने एक नॉर्मल ब्रीथ आउट कर दिया, उसके बाद, ठीक है, सो इस मोमेंट पे क्या मेरे लंग्स में ना IRV है ना मेरे पास टाइडल वॉल्यूम है, ये दोनों है ही नहीं मेरे लंग्स में। इसके बाद जो लंग्स में मेरे पास वॉल्यूम बची है वो है मेरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम तो कभी आपके लंग्स से बाहर जाएगी नहीं और ना मैंने फोर्सफुल एक्सपिरेशन करा है जिससे मेरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बाहर जाए। सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम को मिला करके मैं बोलता हूं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इनहेलेशन।
इट इज अ सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं अपने लंग्स को पूरी तरह से खाली कर दूंगा। लाइक ना मेरे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ना टाइडल वॉल्यूम है, और ना ही एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इसके बाद जो मैं एयर ब्रीथ इन करूंगा, लाइक पहले फिर क्या भरेगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरेगी पहले, उसके ऊपर टाइडल वॉल्यूम भरी मेरी, और उसके ऊपर वापस से अब क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरेगी। सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सबको मिलाकर के बोलूंगा मैं वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी ये वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो एक्चुअल में मेरे और एनवायरमेंट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, मेरे लंग्स एंड एनवायरमेंट के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, इसको मैं बोलूंगा वाइटल कैपेसिटी। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज अ टोटल लंग कैपेसिटी। व्हाट इज टोटल लंग कैपेसिटी? इट इज सिंपली नथिंग बट वाइटल कैपेसिटी प्लस our residual volume, because residual volume is never counted in the vital capacity because it is not exchanged. Clear? So vital capacity plus residual volume. So vital capacity plus residual volume is our total lung capacity, the total volume of air contained in the lungs at the end of maximal inspiration. It is the sum of inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume and residual volume. All the volumes combined make the total lung capacity. I can simply say it is vital capacity plus residual volume. Clear? Approximately 5700 to 6000 milliliters इसकी वैल्यू होती है। आई गेस आपको सारे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी से, आई होप वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज दोनों क्लियर होंगे, क्या क्या किसकी वैल्यू होती है वो क्लियर होगी। एंड जो भी डाउट्स होते हैं मैं बोलूंगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे भी 1 to 1 मैं तुम लोग के सारे डाउट्स सॉल्व करता हूँ। ओके, ये ग्राफ जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये हमको पूरा रिलेशन बताता है कि किस वॉल्यूम की कितनी क्या ऊपर और नीचे वैल्यू आती है। तो अगर हम इस ब्रैकेट में देखें तो ये हमको शो करता है टाइडल वॉल्यूम। सो अप्रोक्सीमेटली ये 500 मिलीलीटर्स आएगा। अब मैंने जैसे बताया था कि टाइडल वॉल्यूम के ऊपर इंस्पिरेटरी वॉल्यूम भरती है। सिमिलरली इस ग्राफ में देखो तो यहां तक जो है पूरा इंस्पिरेटरी वॉल्यूम है हमारा। क्लियर? इस ब्रैकेट में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अब नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद अगर मैं फोर्सिबली एक्सपायर करूं, फोर्सिबली और एयर को एक्सपायर करूं, तो हमारी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू निकल के आती है। ओके, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? वो अमाउंट ऑफ एयर जो कभी एक्सचेंज नहीं होगी, तो ये उसकी वैल्यू है। क्लियर? अब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को क्या बोला था हमने उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोला था। नेक्स्ट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम को मिलाकर के हमने क्या बोला था? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट हमारा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को तीनों को मिलाकर के हमने क्या बोला था कि ये हमारी वाइटल कैपेसिटी है। क्लियर? एंड वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम को हमने मिलाकर के क्या बोला था कि ये टोटल लंग कैपेसिटी है। अब तुम लोग जल्दी जल्दी से कमेंट्स में ये जितनी वैल्यूज होती हैं उनको अभी के अभी लिख के मुझे भेजो। अभी अभी मैं तुम लोग को दे रहा हूँ करीबन 5 सेकंड दूंगा। इस वीडियो को पॉज करो, सारी वैल्यूज बिना देखे लिखो उसमें और कमेंट करो जल्दी। 1 2 3 4 5। आई होप तुम लोगों ने करा होगा कमेंट। एंड इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में क्या डिफरेंस होता है। सो अब एक टेबल फॉर्मेट में पूरा दिया हुआ है कि तुम लोग को अगर डिफरेंस लिखने आता है तो तुम लोग वो भी लिख पाओ। सो हम पहले यहाँ पे हमारे पास एस्पेक्ट है कि किस किस बेसिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं एंड एक्चुअल इनमें क्या डिफरेंस होते हैं। क्लियर? सो डेफिनेशन एंड मैकेनिज्म, सबसे पहले क्या होता है? डिक्रीज लंग वॉल्यूम ड्यू टू स्टिफनेस और डिक्रीज कंप्लायंस। कंप्लायंस का कॉन्सेप्ट हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, किसी ना किसी चैप्टर में आएगा जरूर। कंप्लायंस नथिंग बस उस स्ट्रेचेबिलिटी होती है हमारे लंग्स की, अभी के लिए इतना हम समझ सकते हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज में क्या होता है? एएफओ लिमिटेशन ड्यू टू नैरोड एयरवेज। आइदर कोई मास हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये हम एक कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा ट्रेकिया या ब्रोंक्यूल या ब्रोंकाई है। सो इसमें क्या हो सकता है? कोई अगर मास आकर के अटक जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्सिनोमा हो सकता है, कोई कार्सिनोमा हो सकता है, उसकी वजह से ये हमारा लूमेन जो है नैरो हो गया है। ठीक है, नैरो हो गया है, या फिर जो लूमेन है वो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नैरो हो जाए।
तो इसमें से एयर जो है इजीली पास आउट नहीं हो पाएगी। इन्हीं को हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस। क्लियर? इन्हीं को हम ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज बोलेंगे। आइदर कोई मास हो सकता है या फिर मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। क्लियर? ओके। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? एग्जाम्पल्स में आ जाता है हमारा इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस, पुल्मोनरी फाइब्रोसिस या थोरैसिक डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। इन सब की वजह से हमारे कंप्लायंस में, हमारे लंग्स के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, और ये सारी चीज़ें हमारे, और ये सारी प्रॉब्लम्स हमको, और ये सारी चीज़ें हम रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस में रखते हैं। रिस्ट्रिक्ट हो गया है, हम जितना हमारा लंग की एक्चुअल कैपेसिटी है हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हॉस्टल में रहते हैं तो रात में कहीं भी घूमने निकल जाओ, बाहर निकल गए, बाहर चले गए, रात में 12 बजे जा रहे हैं, 1 बजे जा रहे हैं, लेकिन जब आप अपने घर वापस जाते हो तो क्या होता है, मम्मी पापा वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तुम लोग को निकलने से। तो वही सिमिलर चीज होती है कि हमारे लंग्स जो है वो एक्सपैंड होना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आई होप क्लियर होगा। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के क्या एग्जांपल हैं? अस्थमा, सीओपीडी, अस्थमा, सीओपीडी एंड ब्रोंकिक्टेसिस। लंग फंक्शन टेस्ट पे क्या ऑल्टरेशन होता है? रिड्यूस लंग वॉल्यूम्स, टीएलसी, वीसी, एफआरसी, सारी जितनी होती हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। एंड नॉर्मल और नियर नॉर्मल एयर फ्लो रेट्स, एयर फ्लो का जो रेट होगा वो नॉर्मल के आसपास ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके किसी भी पाथवे में वो नहीं आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है या पाथवे में ऑल्टरेशन नहीं है। तो एयर की जो फ्लोइंग है वो तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो एक्चुअल में आप एयर अंदर ले रहे हो उसका जो यूटिलाइजेशन होगा वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा? नॉर्मल और स्लाइटली इंक्रीज लंग वॉल्यूम्स, रिड्यूस एयर फ्लो रेट्स। आपकी बॉडी इसमें क्या होगा, डिमांड करेगी हमें ज्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो लंग वॉल्यूम्स जो होंगी वो इंक्रीज हो जाएंगी, लेकिन जो एयर फ्लो है ऑब्स्ट्रक्शन के कारण में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण उसमें ऑल्टरेशंस आ जाएंगे। सिम्टम्स क्या होंगे? डिसेप्निया होगा, रैपिड शैलो ब्रीथिंग होगी, डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस होगा। डिसेप्निया क्या होता है? डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग में, रैपिड शैलो ब्रीथिंग, जल्दी जल्दी छोटी छोटी सांसें लेगा, एंड डिक्रीज एक्सरसाइज टॉलरेंस, क्योंकि एक्सरसाइज अगर काफी देर तक के लिए नहीं कर पाएगा जो हमारा पेशेंट है। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव के क्या? डिसेप्निया, अगेन क्रोनिक कफ, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, ये सारे क्लासिक सिम्टम्स होते हैं हमारे किसी भी ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिजीज के। चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स में क्या आएगा? डिफ्यूज इंटरस्टिशियल मार्किंग्स, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, डिक्रीज वॉल्यूम्स। एंड ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल और हाइपर इन्फ्लेशन, फ्लैटेंड डायफ्राम्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए, तो इसको तुम लोग स्किप कर सकते हो। रिस्पॉन्स टू ब्रोंकोडायलिटिस। अच्छा, ब्रोंकोडायलिटिस का मेन काम क्या होता है? हमारे ब्रोंकस को या हमारे जितने भी पाथवेज हैं उनको डायलेट करना, उनको बड़ा करना। ठीक है, नाम से क्लियर है इतना, ब्रोंको डायलिटस। तो अगर अब मैं बोलूं कि किसी भी पाथवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे ट्रेकिया पूरा नॉर्मल है, ब्रोंकस नॉर्मल है, ब्रोंक्यूल्स नॉर्मल है, सब चीजें नॉर्मल है, तो क्या किसी भी ब्रोंको डायलेटर का उस पर इफेक्ट होगा? नहीं, आई गेस नॉट, नहीं होना चाहिए। सो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में क्या होगा? टिपिकली नो सिग्निफिकेंट रिलीफ, टिपिकली नो सिग्निफिकेंट रिलीफ, इसमें कोई भी रिलीफ हमको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन वेयर एज ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में जो रूट कॉज है डिजीज का वो ही ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है, तो उस केस में सिम्प्टोमैटिक रिलीफ ड्यू टू इम्प्रूव एयर फ्लो, हमारा जो लूमेन होता है ब्रोंक्यूल्स का या फिर ट्रेकिया का वो बड़ा हो जाएगा। सॉरी, ट्रेकिया में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई में ही आती है। सो उसमें वो अगर लूमेन को बड़ा कर देगा तो उसमें काफी हद तक हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अस्थमा के केसेस में क्या होता है? अस्थमा के केसेस में भी सेम चीज यही होती है। अस्थमा में जो हमारा लूमेन होता है किसी भी ब्रोंक्यूल ले लो या फिर ब्रोंकाई ले लो, ब्रोंकस ले लो, इसमें लूमेन जो होता है नैरो हो जाता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, स्मूथ मसल्स जो होती है। बट जैसे ही हम इसमें ब्रोंकोडायलिटिस देते हैं, जैसे कि साल्ब्यूटामॉल हो गया, है ना, टर्ब्यूटालिन ले लो, तो इनकी हेल्प से जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है एंड लूमेन वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाता है एंड हमको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। फिर अस्थमा का पूरा वो कोर्स चलता है, सब उनकी दवाइयाँ चलती हैं, वो अलग टॉपिक है पूरा, वो अगले साल तुम लोग पढ़ोगे, मेडिसिन में पढ़ोगे। सो ये सारे हमारे डिफरेंसेस होते हैं रिस्ट्रिक्टिव एंड ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में।
एंड आई होप तुम लोग को सब चीजें क्लियर होंगी। अगर तुम लोग को कोई भी डाउट होता है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो तुम लोग। किसी भी वे में तुम लोग मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और मैं चाहूंगा तुम लोग ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो बैचमेट्स हैं उनके साथ सारे वीडियो शेयर करो, ताकि उन लोग को भी फायदा हो। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो होते हैं वो नीट की तरह कॉम्पिटेटिव नहीं है। यहाँ पे आप सीट के लिए नहीं लड़ रहे हो, यहाँ पे आप सब जितने फ्रेंड्स हो एक साथ मिलकर के आगे बढ़ने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मैं बस तुमको ये बोलूंगा, जितना हो सके इसको शेयर करो। और बाकी तुमको जो नोट्स होते हैं, नोट्स चाहिए अगर, तुम लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और चैनल में भी कहीं मैं डाल दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।